तो दोस्तों ये है पेट और वीडियो परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर नंबर 6। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी मिलने वाले हैं। तो देखिए कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप डिस्कस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ पर बता दें कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 25 प्रश्न हैं और वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रश्न भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। फिरंगिया नामक एक कविता थी जिसको लिखा गया था किसके द्वारा। ये प्रश्न आरओ परीक्षा में पूछा गया था 2021 में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि मनोरंजन जी ने लिखा है फिरंगिया नामक कविता। और ये जो कविता है यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के विषय में कौन सा कथन सत्य है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला कथन है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो दोनों में से सही आंसर क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका कूट नंबर 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है, केवल 2 सही है। पहला गलत क्यों है, तो देखो फ्रेंड्स, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जून को नहीं बल्कि 10 जुलाई को हुई थी। ठीक है, 10 जुलाई सन 1800 में। और किसने की थी, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेजली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। यह प्रश्न यूपी पीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। ये हैं आपके ऑप्शन और इसमें से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि 40%। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला कहाँ पर लगता है, बुंदेलखंड में। बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, पश्चिमांचल में। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, पूर्वांचल में। शुक्रताल का मेला कहाँ पर लगता है, मुजफ्फरनगर में। इसमें पहला विकल्प जल विहार मेला बुंदेलखंड करेक्ट है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल करेक्ट है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर करेक्ट है। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है, तो देखो फ्रेंड्स, बलदेव छठ का मेला लगता है पलवल, जो कि हरियाणा में है। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये हैं आपके ऑप्शन। तो इसमें से सही आंसर आपको चुनना है और सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1833 में। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1796 या फिर ऑप्शन डी 1797। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय जो प्रतिनिधि कहा जाता था, वो कहा जाता था किसको, कोतवाल, दरोगा, अमला या फिर जमींदार। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि दरोगा को। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। दूसरा कथन है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत
यूरोपीय वासियों से अधिक था। ये हैं आपके कूट, जिसके मुताबिक आपको आंसर लिखना है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है, तो बिल्कुल रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुरु नानक ने, मतलब निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। सही जवाब है ऑप्शन बी, लहना। देखो फ्रेंड्स, गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को 1539 से 1552 तक अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और गुरु अंगद का जो शुरुआत में नाम था वो था लहना। आगे चलकर इनका जो नाम बना वो क्या बना? गुरु अंगद। जब ये गुरु बन गए तो इनका नाम हुआ गुरु अंगद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है। और वीर बाल दिवस ये मनाने की घोषणा हुई थी 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष बनेगा वीर बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 अगस्त को होता है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती भी होती है, ये होता है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। तो सभी आपको यहाँ पर सभी पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 से भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन शर्मा, यस सोमनाथ। तो यस सोमनाथ आपको पता ही है, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। विनय मोहन शर्मा एक राइटर हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। तो आंसर बनेगा विनय कुमार त्रिपाठी, यानी कि विकल्प ए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया है? ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर 3.3 बिलियन ईयर से लेकर 55 मिलियन ईयर तक पुराने जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो रखी गई हैं। और ये जो ओपन रॉक म्यूजियम बना है, ये कहाँ पर बना है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। बताइए कि सुकमा डुकवा बांध कहाँ पर स्थित है? सुकमा डुकवा बांध, अब ये बांध क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताता हूँ मैं आपको। फिलहाल इसका आंसर बनेगा बुंदेलखंड, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने सुकमा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है। और किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने सुकमा डुकवा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया है। और सुकमा डुकवा बांध मिलेगा कहाँ पर आपको? बुंदेलखंड में। किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर। बताइए कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं करंट अफेयर वाले सेशन पर। देखिए, बताइए कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि पीवी सिंधु ने। ठीक है, बिल्कुल रट लेना। बताइए कि आईसीसी के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे शाहीन अफरीदी, जो कि कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। तो शाहीन अफरीदी को 2021 की परफॉर्मेंस के आधार पर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में दिया गया है। तो याद रखना, आईसीसी के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के जो राजधानी थी, आपको पता है इंडोनेशिया की जो राजधानी है कहाँ पर थी?
जकार्ता। तो जनवरी 2022 में एक नई राजधानी बनाई गई है इंडोनेशिया की, उसका नाम आपको बताना है। आंसर होगा इसका नुसंतारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राजधानी जकार्ता जो थी, अब इसको जो है ट्रांसफ़र किया गया है बोर्नियो आइलैंड में, और जो नई राजधानी बनाई गई है उसका नाम दिया गया नुसंतारा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये प्रश्न आपको याद होगा पेट परीक्षा में पूछा गया था पिछले साल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के पहले गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल के ये अध्यक्ष थे, और इस तरह 1773 से लेकर 1785 तक वो भारत के प्रथम वास्तविक यानी कि डी फैक्टो गवर्नर जनरल रहे। चरक संहिता का संबंध किससे है, ये प्रश्न भी पूछा गया था पेट की परीक्षा में, पेट 2021 में। चरक संहिता किससे संबंधित है, इसका आंसर बनेगा चिकित्सा। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक हैं। और चरक किसके दरबारी थे, तो कुषाण वंश के दरबारी थे चरक। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है वो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुल मिला के 8 राज्य। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य हैं जो कि कहाँ पर स्थित हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं, जो कि भारत से होकर गुजरती है। एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये है, ये रेखा जो आप देख रहे हैं इसको आप 82.5 डिग्री की रेखा भी कहते हैं। तो ये जो रेखा होती है, अच्छा 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये रेखा जो है आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, लेकिन ये जो रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो अच्छा यहाँ पर देखिए आप झारखंड को ये टच नहीं करती है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी झारखंड। भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, इसके बाद छत्तीसगढ़ मिल जाएगा और उड़ीसा मिलेगा और आंध्र प्रदेश मिलेगा, लेकिन झारखंड इसमें नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए कि कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है। यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, और इसका आंसर क्या बनेगा, कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमालय, विंध्याचल, पश्चिमी घाट या फिर अरावली। तो भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय, ठीक है। हिमालय अभी बिल्कुल युवा है, मतलब युवा भी नहीं हुआ है, तरुण कह सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। वो उत्तराखंड में तो है ही है, हिमाचल प्रदेश में भी है और सिक्किम में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी आपको मिलेगी कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखना इसको भी। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, बताइए कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आंसर जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा सर्च करना पड़े गूगल पे तो करिए, क्योंकि अगर उत्तर आप सर्च करेंगे तो पहली बात तो ये कि कुछ नए बिंदु भी आपको मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप लिखते हैं तो ये पॉइंट फिर आपको भूलता नहीं है, तो एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर पाते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों की भी शेयर भी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।